नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का डेफिनेशन पार्ट का वीडियो लेक्चर चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन पार्ट को कवर करेंगे। तो अपने हर लेक्चर में जैसा कि मैं आपको नए कानून यानी सीआरपीसी को रिप्लेस करके जो नया कानून आ रहा है उसके नाम को बताता हूं, ताकि जितनी बार आप इस लेक्चर को आप देखेंगे आपको इस नए कानून का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी अब एग्जाम्स होंगे उसमें इस नए कानून का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इस नए कानून का नाम क्या है, इसे आप देख लें। नया कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46, और यह जो कानून है ये आपका प्रोसीजर लॉ है और यह आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करके आने वाला है। तो इस कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? तो इस कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023 को। और यह कानून लागू कब से होने वाला है? तो यह कानून लागू होने वाला है आपका 1 जुलाई 2024 से, और शॉर्ट में इस कानून को हम लोग कहते हैं BNSS। जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हम लोग सीआरपीसी कहते थे, उसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को हम लोग कहेंगे BNSS एक्ट नंबर 46। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी का डेफिनेशन क्या है? इंक्वायरी को आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में, जिसके सब क्लॉज के में बताया गया, यानी 2K में इंक्वायरी के बारे में बताया गया है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ठीक है, कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसको थोड़ा बाइफरकेट करके हम समझेंगे। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इंक्वायरी का मतलब वह सभी इंक्वायरी जिसमें कि ट्रायल शामिल नहीं होता, यानी कि आप ये तो समझ गए कि इंक्वायरी और ट्रायल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। तो मैजिस्ट्रेट का मतलब हो गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी, यानी जो हमारे GM फर्स्ट क्लास होते हैं या CGM होते हैं, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, ठीक है। या कोर्ट, कोर्ट का मतलब हो गया कि वो स्पेशल कोर्ट, मान लीजिए कोई स्पेशल कोर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उसमें भी जो भी इंक्वायरी होगी वो भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? यहाँ तो हम समझ गए कि इंक्वायरी का मतलब वो सभी इंक्वायरी जो कि ट्रायल से अलग होती है, उसमें ट्रायल इंक्लूड नहीं होता है और वह मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है, द बेसिक पर्पस ऑफ इंक्वायरी इज टू असर्टेन ट्रूथ और फाल्सिटी ऑफ फैक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर द संहिता। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी एंड ट्रायल डज नॉट ओवरलैप। यह तो हो गई आपको एक्ट की भाषा। अब मैं बताता हूँ आपको इंक्वायरी क्या होता है। इंक्वायरी का मेन आप ऐसे समझिए कि इंक्वायरी का मतलब हो गया कि इसका पर्पस यही है कि सच्चाई का पता लगाना है, यानी कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा अगर कोई एलिगेशन आरोप लगाया गया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जानकारी मैजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास आई है, उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसे ही हम कहते हैं इंक्वायरी। और यह मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है या कोर्ट के द्वारा किया जाता है। मैजिस्ट्रेट में आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं, यानी हमारे जो क्रिमिनल कोर्ट्स के जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वह भी आ गए, या जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स होते हैं यानी SDM ADM, इनके जो टॉप पे जो होते हैं जिला अधिकारी, जिनको आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, उन्हीं के अंडर में आते हैं आपको SDM ADM, ठीक है, यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल हो गए और आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल हो गए। अब एक बात लिखा हुआ, इंक्वायरी एंड ट्रायल डज नॉट ओवरलैप, यानी कि यह दोनों स्वतंत्र है। इंक्वायरी एक प्री ट्रायल स्टेज है, यानी ट्रायल से पहले का स्टेज है, यानी कि इंक्वायरी ट्रायल को प्रभावित नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उसके बाद कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं आपको, उससे मैं आपको समझा देता हूं कि जो इंक्वायरी होती हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा कौन सी की जाती हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द जो इंक्वायरी होती हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इससे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। तो जैसे आपको दिया हुआ है कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, ये नए कानून के तहत मैं बता रहा हूँ, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ये सेक्शंस हैं।
तो सेक्शन 126 दिया हुआ पीस के बारे में दिया हुआ है, यानी कहीं भी कोई अशांति का माहौल हो जाता है, यानी वहाँ की शांति भंग हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए बॉन्ड लिया जाता है। जो भी व्यक्ति होते हैं, संदिग्ध होते हैं, जो शामिल होते हैं, उनसे बॉन्ड लिया जाता है उस पीस को मेंटेन करने के लिए। उसका फर्दर उसमें इंक्वायरी की जाती है। तो यह जो यह भी इंक्वायरी में शामिल हो गया, और यह आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से गुड बिहेवियर के लिए लिया जाता है, बॉन्ड लिया जाता है सस्पेक्टेड पर्सन से, या किसी ने कोई ऐसा चीज़ पब्लिश कर दिया है जिससे कि एक सोसाइटी एट लार्ज प्रभावित हो, तो उसके लिए अगर अशांति का माहौल होता है या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, तो उसके गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड लिया जाता है। तो ये आपका सेक्शन 126, 127, 128, 129 में आ जाता है। उसी तरीके से सेक्शन 144, तो ये सेक्शन 144 सीआरपीसी वाला नहीं है आपका, ये आपका BNSS है, यानी सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस आप पढ़ते थे वही सेक्शन 144 है। तो इसमें मेंटेनेंस की बात कही गई, ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, इसमें जो इंक्वायरी की जाएगी, ये आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, या कोई स्पेशल कोर्ट है तो उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट की जो बात मैंने कही है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। उसके बाद न्यूसेंस का मामला हो गया, ब्रीच ऑफ पीस का मामला हो गया सेक्शन 164, या डिस्प्यूट हो गया वाटर को लेकर, लैंड को लेकर, तो यह सब आपको किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर कोई कंप्लेंट होता है, उसको लेकर इंक्वायरी होती है, सेक्शन 225 हो गया। तो यह सारा प्रोसेस है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है कंप्लेंट केस में, सेक्शन 379 हो गया। तो यह सब आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर यह जो इंक्वायरी का जो पूरा प्रोसेस दिया गया है, यह इसमें कवर होता है। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब फर्दर इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेशन आपका दिया हुआ है सेक्शन 2L में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यानी इन्वेस्टिगेशन का काम क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। कोई भी आरोप लगाए गए हैं, कोई भी एलिगेशन लगाया गया है इन्फॉर्मेंट के द्वारा या विक्टिम के द्वारा, तो उस आरोप के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोसेस होता है उसे ही हम कहते हैं आपको कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसमें शामिल किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? यानी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स। एक बार फिर मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन आपका सेक्शन 2L में दिया हुआ है, यानी सब क्लॉज L में दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और ये जो कलेक्शन होता है एविडेंस को, यानी एविडेंस जो कलेक्ट किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है कि जो आरोप लगाया गया है वह सही है या नहीं। उसी के बाद रिपोर्ट सौंपी जाती है कोर्ट में। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट, या किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। लेकिन वह मैजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, बल्कि उन मैजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत होते हैं, ऑथराइज्ड बाय हिम। यानी मैजिस्ट्रेट कुछ व्यक्ति को ऑथराइज कर सकते हैं और उनसे भी वह इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं। अब पर्पस क्या है? तो बहुत सिंपल है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यानी कि आपका इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी जो भी आरोप एलिगेशन लगाए गए हैं विक्टिम के द्वारा या फिर इन्फॉर्मेंट के द्वारा, वह सही है या नहीं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन्वेस्टिगेशन आपको किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे ऑथराइज करते हैं। कौन ऑथराइज करते हैं? तो मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करते हैं, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन दिए हुए हैं, यानी कि यह जो प्रक्रिया है आपको इन्वेस्टिगेशन की, उसके कुछ एक्सेप्शन दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल एक्ट है, जैसे एक्साइज एक्ट हो गया, रेलवे एक्ट हो गया, NDPS एक्ट हो गया, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, यह कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने एक्ट आपको लिखे हुए हैं। तो उसमें अगर उसका कोई स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन को लेके, तो यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को नहीं, बल्कि उस एक्ट में, इन एक्ट में जो स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, उसे ही फॉलो करना है। उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछेगा, ठीक है साथियों। नमस्कार।